very pleasant good morning to everyone. Myself Anurag Srivastava. Welcome to the official website of Oxford English School. Dear student, in previous lecture I taught you explain exercise from chapter crop production and management from chapter number 1 and chapter is crop production and management. And today we are going to discuss about same exercise from exercise number 3. Okay, that means students हम लोगों ने क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट की एक्सरसाइज में एमसीक्यू टिक द करेक्ट ऑप्शन फिल द ब्लैंक्स ट्रू फॉल्स वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर लिए। आज हम लोग शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 1 में डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन की शॉर्ट आंसर टाइप करिए chapter 8 crop production and management crop production and मैनेजमेंट इसकी सॉल्व आंसर टाइप क्वेश्चन 1 पे हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 1 डिस्कस होगा कि क्लास में करेंगे। इसे क्लियर? फर्स्ट क्वेश्चन क्या है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 1 में व्हाट्स मीन बाय एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट्स। एग्रीकल्चरल इंप्लीमेंट्स का मतलब क्या है हमें ये बताना है, ठीक है। हमें बताना है एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट्स जो है उसकी मीन क्या होती है, उसका मतलब क्या होता है हमें ये बताना है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर लिखिए द वेरियस टूल्स नीडेड answer the first the various tools needed during agriculture during agriculture practices are called agricultural implements। देखो भाई क्वेश्चन से पूछा था एग्रीकल्चरल इंप्लीमेंट्स का मतलब क्या होता है, व्हाट इज मीन बाय एग्रीकल्चरल इंप्लीमेंट्स। मतलब एग्रीकल्चर मतलब समझते हैं जो खेती वगैरह होती है उसी को मुझे बताना है कि खेती मतलब एक्चुअल में होती क्या है। तो हम बताएंगे वेरियस टूल्स नीडेड, बहुत सारे टूल्स की नीडेड होती है। टूल्स लाइक दैट खेती के लिए जैसे हार्वेस्टिंग करने वाली जोतने वाली मशीन होती है, इंग्लिश में फर्शे वगैरह मतलब इंग्लिश में मिलकर फर्शे वगैरह होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। उन सब की जो टूल्स नीडेड होती है ड्यूरिंग एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, खेती करने के दौरान जितने भी टूल्स के नीडेड होती है जरूरतें होती है उसी को हम एग्रीकल्चरल इंप्लीमेंट्स कहते हैं। इज इट क्लियर? ये क्वेश्चन क्या है खेती करने मतलब एग्रीकल्चरल इंप्लीमेंट्स का मतलब क्या है, ठीक है। तो हम बताएंगे एग्रीकल्चरल इंप्लीमेंट्स मतलब ये
भी हम लोग एग्रीकल्चर मतलब खेती करने के दौरान टूल्स की नीडेड पड़ती है, उसी को हम एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स कहते हैं। ठीक है, खेती टूल्स जैसे सीड्स हो गए, ठीक है, हार्वेस्टिंग मशीन हो गए, ये सब सारे चीज़ टूल्स होते हैं। ठीक है, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे करते हैं। व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन, हाउ इज इट डन इन प्लांट्स। पहले मैं बताना है हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है और ये प्लांट्स पर कैसे वर्क करता है। हाउ इज डन इन प्लांट्स, और कैसे पूरा करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आंसर नंबर 2 देखिए, hybridization is a technique used for developing new varieties of crop. Hybridization is a new hybridization is a technique of use. Hybridization is a technique used for developing new varieties of crops, new varieties of crops by crossbreeding of crops by crossbreeding to different varieties to different varieties for hybridization, to different varieties are called hybridization या for hybridization वन। देखिए ये क्वेश्चन, ये व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन इसका मतलब हुआ। अब सेकंड पे आते हैं, वन प्लांट इज सेलेक्टेड एज मेल एंड द अदर वन इज फीमेल। वन प्लांट इज मेल, वन प्लांट इज सेलेक्टेड, वन प्लांट इज selected as male and the other one as female, and the other one is female. The pollens of male plant, the pollens of male plant are dusted on the stigma, of emasculated flower of emasculated flower once the process is pollination, once the process is pollination
once the process is pollination is done, once the process pollination is done, the male and female gametes, the male and female gametes the male and female gametes fuse and produce hybrid, fuse and produce hybrid seeds that contain the characteristics of both the male and the female plant, of both the male and female। देखिए इसमें दो क्वेश्चन पूछा था, इसमें क्वेश्चन थोड़ा सा आपका लेंथी हो गया। हमसे पूछा व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है और बताइए ये प्लांट पर कैसे हाउ, देखिए क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन पढ़िए, हाउ इज इट डन इन प्लांट, ये प्लांट को कैसे करता है, प्लांट को कैसे प्रिपेयर करता है, बनाता है। तो देखिए हाइब्रिडाइजेशन एक टेक्निक है यूज्ड फॉर डेवलपिंग न्यू वैराइटीज ऑफ क्रॉस बाय क्रॉस ब्रीडिंग। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन एक टेक्निक है क्या है कि जो क्रॉप होते हैं, जो डिफरेंट दो प्रकार के क्रॉप होते हैं, ठीक है, उसको क्या करता है कि क्रॉस ब्रीडिंग करके एक दूसरे से मिला के वो उसको एक ऐसा टेक्निक होता है कि वो न्यू वैराइटीज की क्या करता है कि क्रॉप डेवलप करता है। ठीक है, यहाँ तक हाइब्रिडाइजेशन जैसे फॉर हाइब्रिडाइजेशन एग्जांपल पर बताया है कि वन प्लांट इज सेलेक्टेड एज मेल, किसी एक प्लांट को हम लोग सेलेक्ट कर लें कि वो क्या है, मेल है। तो ये आराम से बंदा घबराने की बात एकदम नहीं है, बहुत आराम से। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है कि हाइब्रिडाइजेशन एक टेक्निक होती है जो क्रॉप को क्रॉस ब्रीडिंग करके प्लांट को डेवलप करता है। देखो ये कह रहा है ना, हाइब्रिडाइजेशन इज अ टेक्निक यूज्ड फॉर डेवलपिंग न्यू वैराइटीज ऑफ क्रॉप्स बाय क्रॉस ब्रीडिंग डिफरेंट वैराइटीज। दो डिफरेंट वैराइटीज को क्रॉस ब्रीडिंग करके एक क्रॉप को डेवलप करता है, उसे क्या कहते हैं, हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। बात समझ में आई? ठीक है, इसका एक दूसरा एग्जांपल और हो सकता है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल में दिया वन प्लांट इज सेलेक्टेड एज मेल, एक प्लांट को हम लोग सेलेक्ट किए मेल एंड द अदर वन इज फीमेल, और दूसरे प्लांट को हम लोग सेलेक्टेड किए फीमेल। हमने सपोज किया कि ये मेल प्लांट है और ये फीमेल प्लांट है, दोनों को मैंने सेलेक्ट किया। ठीक है, अदर वन इज फीमेल, द पॉलिन्स ऑफ मेल प्लांट आर डस्टेड ऑन द स्टिग्मा ऑफ इमैक्युलेटेड ऑफ फ्लावर। मतलब जो मेल प्लांट है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, तो देखिए द मेल okay, the pollens of male plant are dusted on the stigma। जो मेल प्लांट का पॉलिन्स है वो स्टिग्मा को क्या कर रहा है, स्टिग्मा पर क्या कर रहा है, डस्ट कर रहा है। इमैक्युलेटेड फ्लावर वंस द प्रोसेस इज पॉलिनेशन, जब एक बार जो पॉलिनेशन का प्रोसेस है वो डन होता है, द मेल एंड फीमेल गैमेट्स, जो मेल और फीमेल मैंने बताया या है ना, द मेल एंड फीमेल गैमेट्स फ्यूज एंड प्रोड्यूस हाइब्रिड सीड्स दैट कंटेन्स द कैरेक्टरिस्टिक्स of both the male and female plants। देखो ये यहाँ से मतलब ध्यान से समझना, यहाँ से यहाँ से तो चीजों को ध्यान रखिएगा। ये द लिखा है, ठीक है, ये द लिखा है एस फीमेल, यहाँ फुल स्टॉप, यहाँ से थोड़ा ध्यान से समझिएगा मैं क्या बता रहा हूँ। ये द लिखा है, देखिए मैंने यहाँ पे बता दिया हाइब्रिडाइजेशन की मतलब, देखिए डेफिनेशन यहाँ पे क्लियर हो गया सबको। फॉर हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है कि एक प्लांट मैंने क्या किया, सपोज है एक प्लांट मैंने मेल सेलेक्ट किया, दूसरी तरफ क्या किया, फीमेल सेलेक्ट किया। ठीक है, अब यहाँ से समझना, द पॉलिन्स ऑफ मेल आर डस्टेड ऑन द स्टिग्मा। जो मेल प्लांट है वो क्या करता है कि स्टिग्मा को डस्टेड करता है। ठीक है, इमैक्युलेटेड फ्लावर मतलब क्या करता है, फ्लावर पे
Once the process is pollination, जब एक बार pollination का process done होता है, तो the male and the female gamets fuse and produce hybrid seed. जब मेल प्लांट और फीमेल प्लांट फ्यूज करेंगे, तो वो एक हाइब्रिड सीड क्या करेंगे कि एक हाइब्रिड सीड प्रोड्यूस करेंगे। फिर समझिएगा, ये मेल प्लांट है, ये फीमेल प्लांट है। जब ये एक दूसरे से क्या करेंगे, फ्यूज करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे, तो एक आपका हाइब्रिड क्या होगा, हाइब्रिड सीड प्रोड्यूस होगा। उसी को हम लोग क्या करेंगे, एज द मेल एंड फीमेल प्लांट। और वो जो हाइब्रिड सीड्स होगा ना, ये मेल और फीमेल प्लांट की जैसा क्या करेगा, एज सिमिलर कैरेक्टर उनके मतलब इनका कैरेक्टर इनमें आएगा। इज इट क्लियर? बात ध्यान से समझिएगा, दो एक मेल प्लांट है, एक फीमेल प्लांट है, दोनों आपस में फ्यूज किए तो एक हाइब्रिड सीड प्रोड्यूस किए, और इनका जो कैरेक्टर है वो सेम कैरेक्टर है। जैसे ये सपोज मान लेते हैं पपीते का पेड़ है, तो ये भी पपीता जैसा ही पेड़ बड़ा होगा। इज इट क्लियर? बात समझ में आई? कब ये होगा, तो पॉलिनेशन का एक प्रोसेस कंप्लीट होगा तब। इज इट क्लियर? नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। थोड़ा देख लीजिए, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। आप अभी क्या करेंगे कि आगे जाएंगे तो हेरिडिटी एंड ट्रेट्स पढ़ेंगे, जैसे अनुवांशिकता के लक्षण, तो उसमें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, चलिए लिख लीजिए इसे थोड़ा जल्दी। Okay, now come to next question number 3. Question number 3, what is pisciculture? Pisciculture क्या है? चलिए, okay, now I will write it. Answer number 3. Answer number 3. What is pisciculture? The production of fish on a large scale. Answer number 3. The production of fish on a large scale, मतलब बड़ी मात्रा में फिश की प्रोडक्शन ऑन अ लार्ज स्केल, on a large scale by farming fish by farming fish in fish nurseries is known as pisciculture. ओके, देखिए व्हाट इज pisciculture? pisciculture का मींस क्या होता है, ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है, तो हम बताएंगे कि प्रोडक्ट है बेटा, द प्रोडक्शन नॉट प्रोडक्ट, द प्रोडक्शन ऑफ फिश, वी आर यूजिंग द प्रोडक्शन ऑफ फिश ऑन अ लार्ज स्केल। हम लोग फिश का प्रोडक्शन लार्ज स्केल पे करते हैं बाय फार्मिंग फिश इन फिश नर्सरी। मतलब क्या करते हैं, फिश को मतलब ये छोटी नर्सरी को हम लोग क्या करते हैं, बड़े फिश बनाते हैं, लार्ज स्केल बनाने के लिए उसी को हम क्या करते हैं, pisciculture। जैसे कि पॉन्ड वगैरह, तालाब वगैरह, अपन उसमें भी छोटे मतलब कुछ चारा है, फिश सीड्स वगैरह डाल देते हैं, जिसमें क्या करते हैं, उसी को फार्मिंग कहते हैं। उसी क्या कहते हैं, फार्मिंग कहते हैं। छोटे में डाल देते हैं, फिर धीरे धीरे वो लार्ज स्केल बहुत बड़े भी हो जाते हैं। उसी को कहते हैं प्रोडक्शन ऑफ फिश ऑन अ लार्ज स्केल बाय फार्मिंग फिश इन फिश नर्सरी। छोटे मछली उत्पादन नर्सरी इज नोन एज pisciculture। इसी को क्या बोलते हैं, pisciculture। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, सॉरी, तो आंसर नंबर 2, why is it important to sow seeds at a correct distance from another? हमें एक तय जो sow seeds है वो एक correct distance पे क्यों रखा जाता है, एक दूसरे से, from one another, एक दूसरे से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, it is necessary to sow seeds at correct distance so that they get a sufficient sunlight and water to grow।
ये सब क्या हो एक दूसरे से उसके पास आसानी से पहुंच सके उसके ग्रोथ में, डेवलपमेंट में, इसलिए वो एक दूसरे से दूर रखा जाता है। जैसे कि चलिए आंसर लेते हैं। इट इज नेसेसरी टू सोव सीड्स। आंसर नंबर 4, इट इज नेसेसरी, it is necessary to sow seeds at a correct distance at a correct distance so that they get sufficient, so that they get sufficient space उनके पास होना चाहिए। किस लिए? सनलाइट, न्यूट्रिएंट्स, सनलाइट उनके पास आ सके, न्यूट्रिएंट्स उनके पोषण जो उनको ग्रोथ के लिए पोषण दी जाती है, न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर टू ग्रो एंड और पानी, इसलिए उनके ग्रोथ के लिए, समझ में आ गया? एंड वाटर टू ग्रो, समझ में आया? क्यों दूर रखा जाता है एक दूसरे से? इसीलिए क्योंकि नेसेसरी होता है सोर्सेज को रखने के लिए एक करेक्ट डिस्टेंस पे, इसलिए दैट कैन गेट सफिशिएंट, क्योंकि उनको सफिशिएंट स्पेस चाहिए कि उनके पास सनलाइट पहुंचे, न्यूट्रिएंट्स पहुंचे और वाटर पहुंचे। इसलिए पहुंचे ग्रोथ के लिए, इसलिए पहुंचे ग्रोथ के लिए। इज इट क्लियर? नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 5, राइट कीजिए फ्रेंड। गिव 2 प्रिकॉशन दैट मस्ट बी टेकन व्हाइल सोइंग सीड्स। वो 2 प्रिकॉशन का नाम बताइए, ठीक है? गिव 2 प्रिकॉशन दैट मस्ट बी टेकन व्हाइल सोइंग सीड्स, मतलब ये बताया हमें 2 प्रिकॉशन का एग्जांपल दीजिए जब हम सोइंग सीड मतलब करते हैं उसके दौरान हमें कोई 2 प्रिकॉशन बताइए जिससे हम बचे रहें, ठीक है? तो देखिए पहला होगा सीड्स हैव टू बी सोन एट द राइट डेप्थ, सीड्स हैव टू बी सोन एट द राइट डेप्थ। वो 2 प्रिकॉशन बताइए जब सोइंग सीड्स क्या करते हैं कि जब मतलब उसको क्या करते हैं कि उस लगाते हैं तो उसमें 2 प्रिकॉशन 2 बर्ताव बताइए जिससे हम लोग 2 प्रिकॉशन ऐसे लगाएं कि सही से वो ग्रोथ करे, ठीक है? तो उसके 2 प्रिकॉशन क्या है? चलिए सीड्स हैव टू बी सोन एट द राइट डेप्थ, पहले तो उसके आप एकदम सीधा, ठीक है? राइट उसे एकदम डेप्थ गहराई में आना चाहिए। बीच को सीड्स हैव टू बी सोन एट द राइट इंटरवल, ठीक है? लिखिए आंसर, लिखिए फटाक से। क्वेश्चन नंबर 5 इसी में लिखिए, क्वेश्चन नंबर 5 जल्दी करिएगा। 2 प्रिकॉशन बताना है, देखिए ये आंसर नंबर 5, आंसर नंबर 5 का पहला पॉइंट वाइज लिखिएगा, ठीक है? पहला मैंने क्या बताया? सीड्स हैव टू बी सोन, सीड्स हैव टू बी, सीड्स हैव टू बी सोन at the right hand, B इसका सेकंड पॉइंट लिखिए, सीड्स हैव टू बी सोन have to be sown at the right interval। 2 कॉज देना है, एक राइट डेप्थ पे और एक राइट इंटरवल। बता रहा हूं जब कोई 2 कॉज हमसे तो बोलिए फर्स्ट राइट डेप्थ और सेकंड राइट इंटरवल। इसे क्लियर? चलिए फटाफट जल्दी से लिखिए, आगे बढ़ते हैं। ओके, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 6। How does winnowing helps in separation of grains from husk? ये बताइए हमें, ये बताइए जो मतलब सेपरेशन, जैसे जो ग्रेन्स अनाज होते हैं और हस्क मतलब होते हैं गुद्दी या
डिवाइड कर ले, पर्टिकुलर सेपरेट कर ले कि अनाज अलग हो जाए, तो उसमें से घास भूसा है वो हस्क अलग हो जाए। तो आपने देखा होगा जिसको हिंदी में बोलते हैं रोपनी। रोपनी करके क्या होता है, इसमें गाँव में आपने देखा होगा कि जो चावल की जो होती है खुदी वगैरह सब सारी चीज़ों की, तो क्या करते हैं एक पैन लेते हैं, पैन ऐसे गोलाने वाला भी ऐसे जो होते हैं लंबे लंबे रॉड शेप में लगे रहते हैं, और उसको ऐसे ऐसे मूव करते रहते हैं, और सामने वाला किसी चीज़ में उस ग्रेन्स को लेके ऐसे मतलब नीचे लाइट ऑन करता है, गिराता रहता है, जिसके एयर से जो अनाज होते हुए वेटेड होते हैं वो जमीन में पर्टिकुलर आते हैं, और जितने घास भूसा होते हैं ये सभी उड़ते जाते हैं उड़ते जाते हैं। उसी को हम लोग हस्क होते हैं, और वही प्रोसेस है कि ग्रेन सेपरेट होता है और हस्क जो होता है वो आपका एयर में क्या होता है, इन्वॉल्व हो जाता है, मिल जाता है, एयर में मिलकर कहीं और चला जाता है, ना ग्रेन से सेपरेट हो जाता है। यही क्वेश्चन का आंसर हमसे कहेगा। चलिए यही लोग लिखते हैं, ठीक है। इन मिनरल के हैबिट और वही सब प्रोसेस बताएगा। चलिए मैं बताने से पहले ही बात समझ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6, Question number 6. In winnowing the heavier grains, in winnowing the heavier grains, in winnowing the heavier grains fall straight to the ground fall straight to the ground are collected। वही सब चीजें हैं जो देखते हैं, लिखवाते हैं, कुछ स्टार्टिंग में लिखवाने से पहले बताया वही सब चीजें are collected by lighter dust particle particles are blown away by the wind। समझ में आया सर? मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, वही जो मैंने बताया कि इन विंडोइंग की तरह द हैवियर ग्रेन्स मैंने बताया कि जो अनाज के वेटेड होते हैं वो तो एयर के साथ नहीं, अब एयर के डायरेक्शन में नहीं फ्लो कर जाएंगे, वो हैवियर ग्रेन्स होते हैं, ठीक है। देखिए वो हैवियर ग्रेन्स होते हैं, फॉल स्ट्रेट टू द ग्राउंड, वो सीधे कहाँ गिरते हैं, जमीन में गिरते हैं। जब वो एयर उनको लगता है ना, मतलब हवा के डायरेक्शन में हम लोग फैन को चलाते रहते हैं। अब भाई ऐसे तो नहीं है मैं ऐसे खड़ा हूँ और इतना तेज नेचुरली हवा तो नहीं चलेगा कि मैं उड़ जाऊंगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगी कि जो आपकी ग्रेन्स होती है थोड़ी हैवियर होती है, मैं जब ऐसे किसी चीज को कलेक्ट करके ऐसे नीचे गिराऊंगा तो उसमें क्या होगा कि जो हैवियर चीजों के नीचे आएंगे और जो हस्क होंगे, जो नॉर्मल घास भूसा होंगी वो उड़ जाएंगे। वही कहते हैं हैवियर ग्रेन्स फॉल स्ट्रेट टू द ग्राउंड आर कलेक्टेड, वो सीधे क्या करते हैं जमीन में गिर के कलेक्ट होते हैं। व्हाइल लाइटर हस्क मतलब क्या होता है, जो हल्की घास भूसा होते हैं पार्टिकल्स, वो क्या करते हैं आर ब्लोन अवे बाय द विंड, वो हवा की डायरेक्शन में क्या होते हैं, उड़ जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे हम लोग क्या करेंगे कि सेपरेशन ग्रेन्स का कर लेंगे। इज इट क्लियर टू एवरीवन? डाउट नहीं होना चाहिए किसी को, डाउट तो पूछ सकते हैं। वीडियो सब मैं देखने के बाद मैं आंसर को लिख के एक मीन बता दे रहा हूँ कि ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर बना रहे। Is it clear? Now question number 7 and this is the last question. Answer number 7. देखिए आंसर नंबर 7 क्या है, क्वेश्चन पढ़िए। What is the spraying of pesticide harmful to us? Sorry, what mean by? Why is the spraying of pesticide harmful to us? जैसे जो क्रॉप स्प्रे हम लोग क्या करते हैं अनाजों पे, जब क्या कहते हैं कि पेस्टिसाइड छिड़कते हैं तो हम लोग के लिए कैसे हार्मफुल होता है हमें ये बताना है, हार्मफुल क्यों होता है ये बताना है, ठीक है। When we spray
पेस्टिसाइड्स को स्प्रे करते हैं तो क्या होता है, दे यूजुअली गेट मिक्स्ड विद एयर, वो क्या करते हैं हवा से मिक्स हो जाता है। व्हेन आर इन ब्रीथ, जब हम सांस ले, व्हेन वी ब्रीथ, जब हम सांस लेते हैं, दे एंटर आवर बॉडी एंड कॉज डिजीज, जो हमारे बॉडी से क्या होता है जाता है और डिजीज का कॉज बन जाता है। वही होता है जैसे कीटनाशक दवा होती है, जो कहता है कि अगर ये हार्मफुल ह्यूमन बीइंग के लिए बड़ा हार्मफुल होता है। चलिए ठीक है, देखिए व्हेन वी स्प्रे, when we spray pesticides, when we spray pesticides, they usually get mixed with the air, when we breathe, breath मतलब क्या है, सांस लेना। when we breathe in, they enter our bodies, they enter our bodies and cause disease, That means देखिए, जब हम क्या करते हैं पेस्टिसाइड्स स्प्रे का छिड़काव करते हैं, they usually get mixed with air, जो ये पेस्टिसाइड्स है वो क्या करता है एयर से यूजुअली क्या होता है मिक्स हो जाता है, एयर में इन्वॉल्व हो जाता है। when we breathe, और जब हम सांस लेते हैं, they enter our bodies and cause disease, वे हमारे बॉडीज में क्या करते हैं इंटर होते हैं और एक डिजीज कॉज करते हैं। ओके, इस टाइप क्वेश्चन वही करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 2 करेंगे। ओके, नाउ क्लास इज ओवर, थैंक यू सो मच, तब तक के लिए जय हिंद।